Hello students, I am Akanksha Dudi, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। अब हम पिछले वीडियो में हमने बिहेवियरलिज्म को समराइज़ किया था। अब हम देखेंगे पोस्ट बिहेवियरलिज्म यानी उत्तर व्यवहारवाद। हमने पिछले वीडियो में देखा कि बिहेवियरलिज्म वाज अ क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनलिज्म, परंपरावाद का क्रिटिसिज्म था बिहेवियरलिज्म। ऐसे ही बिहेवियरलिज्म के क्रिटिसिज्म के रूप में डेवलप हुआ पोस्ट बिहेवियरलिज्म यानी उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद की उत्पत्ति कब हुई थी? 1950 के दशक में और 1960 के दशक में व्यवहारवाद प्रभावी रहा था। लेकिन 1960 के दशक की समाप्ति से पहले ही डेविड ईस्टन के द्वारा, जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थे, व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया गया। व्यवहारवादी, जिन्होंने अब तक उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया था, वे मानने लगे थे कि व्यवहारवादियों के द्वारा नगण्य और प्राय निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर दिया गया था। यानी उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को एक ट्रू साइंस बनाना चाहा था। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि सिर्फ फैक्ट्स की स्टडी करनी है, जो फैक्ट नहीं है पॉलिटिकल साइंस में उनसे हमें दूर रहना है। यानी उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के एरिया को इतना लिमिटेड कर दिया, क्योंकि आप जानते हो पॉलिटिकल साइंस के एरिया में हम ट्रू साइंस को पूरी तरह अप्लाई नहीं कर सकते। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तरह हम पॉलिटिकल साइंस को नहीं बना सकते। तो बिहेवियरलिज्म में क्या कहा गया था कि पॉलिटिकल साइंस में हमें उन्हीं एरियाज़ पे फोकस करना है जिन पर हम थ्योरीज बिल्डअप कर सकें, जिनको हम टेस्ट कर सकें और वेरीफाई कर सकें। तो पॉलिटिकल साइंस में ऐसे बहुत कम एरियाज़ हैं जिस पर हम थ्योरी भी बिल्डअप कर सकें और उसको स्ट्रिक्टली हम उस पर साइंटिफिक टेक्निक और मेथड भी यूज़ कर सकें। तो इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडी का जो एरिया था उसको बहुत लिमिटेड कर दिया। जो स्टडीज़ हो रही थी उसमें मैथमेटिकल, स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स बहुत ज़्यादा लगाई जा रही थी। इनका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं था, क्योंकि बिहेवियरल अप्रोच में कहा गया था कि हमें कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ से दूर रहना है, उनको स्टडी नहीं करना है। जिन भी चीज़ों में कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि हम उनको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। उनका एम क्या था? हमें उनका एम ध्यान में रखना है कि उनका एम था पॉलिटिकल साइंस को एक ट्रू साइंस बनाना। तो इसमें उन्होंने क्या कहा, सिर्फ फैक्ट्स की स्टडी करनी है आपको। जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं या फिर जो आपका जजमेंट है किसी चीज़ के बारे में, वो आपको नहीं देना, आपको वैल्यू न्यूट्रल होकर स्टडी करनी है। तो ऐसे एरियाज़ बहुत कम रह गए थे, बहुत नैरो हो गया था, बहुत कम हो गया था पॉलिटिकल साइंस का स्कोप। तो इसलिए अब उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या कहा कि व्यवहारवादी थे वो अपने आइवरी टावर्स, पुस्तकालय या फिर जहाँ भी वो बैठते थे उसमें अपना रिसर्च बनाने में लगे हुए थे, अपना शोध करने में लगे हुए थे, सिद्धांत बनाने में लगे हुए थे। लेकिन जो बाहर की दुनिया में जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हो रहे थे, सोशल प्रॉब्लम्स हो रही थी, समस्याएं आ रही थी, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। उनका काम क्या था कि हमें हर इश्यू से दूर रहना है, अपना जजमेंट नहीं देना, सिर्फ हमें जो ज्ञान है, जो रिसर्च है वो अप्लाइड नहीं होगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो रिसर्च अप्लाइड नहीं होगी, सिर्फ वो रिसर्च होगी नॉलेज बिल्डअप के लिए। तो वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, आइवरी टावर में बैठे हुए सिद्धांत तैयार कर रहे थे, शोध कर रहे थे, वैज्ञानिक पद्धतियाँ लागू कर रहे थे, मैथमेटिकल अप्रोच लागू कर रहे थे, प्रतिमानों, सिद्धांतों, वैचारिक संरचनाओं आदि सिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे। जबकि उसी टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड को तीव्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ रहा था, जिससे वे सर्वथा अनजान थे। वो सिर्फ अपने आइवरी टावर्स में बैठे अपने नॉलेज का बिल्डअप कर रहे थे। तो फिर अब आप एक थ्योरी डेवलप करते हो, उसका आप अपनी जो लाइफ है उसमें कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं कर पाते। जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इश्यूज़ आ रहे हैं, उस थ्योरी का आप उस पर यूज़ नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हो, बस बिल्डअप करके आपने, जैसे आपको सिर्फ किताबें भरनी है, तो उस नॉलेज का रेलेवेंस क्या रह जाता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो खड़ा हुआ था व्यवहारवादियों पे वो यही हुआ कि इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को ट्रू साइंस बनाने के चक्कर में इसके रेलेवेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। रेलेवेंस मतलब प्रासंगिकता, प्रासंगिकता मतलब कि इसका हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कहाँ करें इस नॉलेज का। जो हमारे प्रॉब्लम्स उस टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। अमेरिका में काले गोरे का भेद चल रहा था, आणविक युद्धों का भय था, तानाशाही शासनों का उदय हो रहा था, सामाजिक विभेद हो रहे थे, वियतनाम में अघोषित युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। तो इस हर जगह ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी, समाज तीव्र चेंजेस से गुजर रहा था। तो इनके पास इन चीज़ों का कोई सोल्यूशन ही नहीं था, ये इनसे अनजान थे, ये सिर्फ अपना नॉलेज बिल्डअप कर रहे थे। तो अगर आप अपना नॉलेज बिल्डअप कर रहे हो और उसको आप इन प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस पर अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उस नॉलेज का कोई रेलेवेंस, कोई मतलब नहीं है। तो सबसे बड़ा इशू जो क्रिएट हुआ वो ये था कि पॉलिटिकल साइंस के रेलेवेंस यानी उसकी प्रासंगिकता के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है।
समझ में आ गई बात। पहले ये था कि व्यवहारवाद के जो क्रिटिसिज्म है उसके रूप में उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। व्यवहारवाद में दो मुख्य बातें थी, एक तो इनको प्योर साइंस बनाना था, सेकंड थिंग इनको वैल्यू फ्री रखना था कि हमें सिर्फ फैक्ट्स की स्टडी करनी है, वैल्यूज़ की स्टडी नहीं करनी, अपना जजमेंट नहीं देना, वैल्यूज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। तो व्यवहारवादी क्रांति डेविड ईस्टन के शब्दों में उस व्यवहारवाद का विरोध करती है उत्तर व्यवहारवाद, जिसके द्वारा राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर एकदम शुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया है। मतलब इन्होंने कहा कि हमें पॉलिटिकल साइंस को एक प्योर साइंस बनाना है, उसमें इन्होंने कठोरता से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसी साइंसेस के नियम